इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसआई बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, पुलिस एसआई बनना चाहते हैं यानी कि सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप बाय स्टेप है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या एग्जाम होगा, क्या करना पड़ेगा पुलिस एसआई बनने के लिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर किया। इसमें मैंने आपको एग्जाम्स के बारे में बताया, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है, परसेंटेज के बारे में बताया, आपको हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, रनिंग कितनी करनी पड़ेगी, मेडिकल टेस्ट में क्या होता है। कहने का मतलब है कि कम समय में आपको सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बचपन से ही सपना होता है कि उनको बड़े होकर पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, उनको बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनना है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ भी अपनी लाइफ में करना हो तो उसके बारे में आपको पूरा रोड मैप पता होना चाहिए, आपको पूरी चीज उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पुलिस एसआई बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या स्टेप होते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यह लगता है कि क्लास 12 पास कर लिए तो उसके बाद आप योग्य हो जाते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो एसआई बनने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 12 के बाद आप एलिजिबल नहीं होते। अगर आपको एसआई बनना है तो दोस्तों, कम से कम आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब बारी आती ग्रेजुएशन की कि ग्रेजुएशन कौन सी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन में आप कोई भी स्ट्रीम ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी कोर्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर सकते हो, अब बीकॉम कर सकते हो, अब बीएससी कर सकते हो, अब बीसीए कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, कुछ भी कर लो, कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात आती है ग्रेजुएशन पास होने की, तो आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अरे यार, ये भी बता देते कि कितने परसेंटेज चाहिए। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसेंटेज की भी अभी तक कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि आपको मिनिमम 50% या फिर 40% या फिर 60% चाहिए। ऐसा किसी तरीके का कोई रूल नहीं है। तो बस आपको सिंपली ग्रेजुएशन पास होना है, कोई भी सब्जेक्ट से ले लो, कितनी भी परसेंटेज है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमने क्वालिफिकेशन के बारे में जान लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट है तो देखो, आपकी जो एज लिमिट है 21 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। मिनिमम 21 साल यानी कि 21st ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो छूट आपको मिलती है वो मिलेगी। जैसे कि ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपकी हाइट वगैरह के बारे में। तो एग्जाम्स के बारे में हम लोग बात कर ले तो देखोगे, इसमें बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम होता है और इसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे। जो भी क्वेश्चन सही होगा, जो भी आंसर सही होगा, आपको उसको टिक करना होगा। और ये जो एग्जाम होता है, इसमें बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो, इसमें आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा रीजनिंग और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो, मैथमेटिक्स नाम सुन के आप घबराओ नहीं। अगर आपने 10th के बाद मैथ्स नहीं लिया था तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो दोस्तों 10th क्लास तक ही आते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके 11 प्लस के आ जाए, लेकिन वो बहुत कम आते हैं। जो ज्यादातर पोर्शन होते हैं 10th तक के ही आते हैं। अगर आपने 10th तक की अपनी मैथ्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली है तो दोस्तों आप खुश हो जाइए, आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, हिंदी वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, विलोम शब्द हो गया, और इसके अलावा समानार्थी शब्द हो गया, यानी कि सिनोनिम्स वगैरह हो गया। इसके अलावा लेखक वगैरह के बारे में पूछता है। हिंदी में बेसिकली वही होता है जो कि हम सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको रीजनिंग होती है, और इसके अलावा दोस्तों आपको जीएस और करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम लोग टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन इसमें आपको दोस्तों 160 होते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये एक अच्छी बात है। तो अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लिया। अब हम लोग जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो देखोगे, सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, इसके बाद आपका एक निश्चित डेट को आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम में जो भी कैंडिडेट मतलब कि क्वालिफाई करेंगे, जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम होगा, उनको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए।
आप रनिंग करोगे और वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अगर आप ये दोनों चीज क्लियर कर लेते हो, यानी कि आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाती है, इसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम होगा उसको फिर से बुलाया जाएगा और उनका दोस्तों मेडिकल होगा। मेडिकल में बेसिकली आपका देखा जाता है कि आपकी विजन वगैरह चेक की जाती है, आपके फ्लैट फुट चेक किए जाते हैं, आपकी नीज वगैरह चेक की जाती है, यानी कि घुटने वगैरह चेक किए जाते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मेडिकल में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसके दो रीजन होते हैं। एक परमानेंट रीजन होते हैं जो कि ठीक नहीं हो सकता, जैसे कि विजन वगैरह है या फिर कलर। बात वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग रनिंग की बात कर ले तो मेल रनिंग के लिए आपको 4.8 किलोमीटर रनिंग आपको 28 मिनट में करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई मेल कैंडिडेट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल में अगर आप जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते तो दोस्तों आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते तो जो आपकी हाइट होगी 147 सेंटीमीटर होगी। और अगर हम लोग फीमेल रनिंग की बात करें तो 2.4 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 16 मिनट में। ये सभी कैटेगरी के लिए है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो ये जो मैंने आपको हाइट बताया फिर जो आपको रनिंग बताया, ये किसी किसी स्टेट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं। फिर जो एग्जाम पैटर्न है 160 क्वेश्चन की जगह 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, 200 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज आपके स्टेट में हो सकता है कि चेंज हो जाए, इसीलिए आप अपने स्टेट का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। और ये चीज आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट में कितनी हाइट होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होते हैं। इसको आप कैसे देख सकते हो? अब देखो, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब जिस भी स्टेट के हैं उसका दोस्तों आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए। आप देख पाओगे क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, और आपको नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल मिल जाएगी। क्या हाइट होनी चाहिए, क्या आपकी चेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ स्टेट्स में होता है कि आपको रनिंग के अलावा हाई जंप और लॉन्ग जंप भी होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस तरीके से